सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशेप। ठीक है, हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो एंडिंग पे है ये चैप्टर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया था ये देख लो। पहले हमने एरेशन देखा था, सेडिमेंटेशन देखा था, कोएगुलेशन भी देख लिया था, अभी फिल्ट्रेशन देखा था। लास्ट में फिल्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था। अब आखिरी प्रोसेस होता है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़ीरो परमिसिबल है ना, तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो डिसइंफेक्शन है ये केमिकली भी कर सकते हैं और डिसइंफेक्शन को हम फिज़िकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल मेथड्स जैसे हम घर में करते हैं, उबला हुआ पानी पियो, है ना, तो ये जो बॉइलिंग वगैरह है ये फिजिकल मेथड्स है। वैसे ही केमिकल मेथड्स भी कुछ केमिकल्स डाल दिया और सारा का सारा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डेड हो गए। ठीक है, तो पहले डिसइंफेक्शन के बारे में लिख लो, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स देखेंगे इसमें, है ना। तो डिसइंफेक्शन, ठीक है, उसके नीचे लिखो कि डिसइंफेक्शन इज डिफाइंड अस Disinfection is defined as the process of destruction or inactivation of harmful microorganisms in water, either by physical और by chemical process। एक वर्ड होता है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन का मतलब कि पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हेल्पफुल हो अनहेल्पफुल हो, मतलब हार्मफुल हो कुछ भी हो, सबको मारना है स्टेरलाइजेशन। तो हम यहाँ पे स्टेरलाइजेशन ही करते हैं, दोनों एक ही बात है हालांकि, है ना। क्योंकि जो हार्मफुल है वो भी निपट जाएंगे एंड जो नॉन हार्मफुल है वो भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे निपट जाएंगे, है ना। तो स्टेरलाइजेशन भी डिसइंफेक्शन ही है। ठीक है, तो पहले क्लोरिनेशन देखते हैं अच्छे से। क्लोरिनेशन के बाद जो माइनर मेथड्स है वो वैसे इम्पोर्टेंट, मतलब सिर्फ हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है, बाकी सच उनकी पूरी डिटेल स्टडी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्लोरिनेशन ऐसा प्रोसेस है कि हम उसको कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, उसे बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं और हमारे सारे काम सारे पर्पस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पानी है क्या है, हमारे पास ये H2O है। H2O में हम क्लोरीन मिला देते हैं, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बनाएगा, यहाँ से ClH ले लेगा तो HCl प्लस HOCl। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये pH इसको ग्रेटर देन 5 चाहिए, लेस देन 5 में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोरीन गैस मिलाया पानी में जिसने बनाया HCl और HOCl। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्या होता है, जैसे हमने क्लोरीन मिलाया ना, HCl भी बना और हाइपोक्लोरस एसिड बना। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये डिसइंफेक्शन करता है। ठीक है, यदि सेम pH ज़्यादा हो, है ना, कहाँ से 8.5 से ऊपर, इफ pH इज ग्रेटर देन H, तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये नेक्स्ट ये भी टूट जाएगा। HOCl ये टूट जाएगा H प्लस एंड OCl माइनस, है ना। तो ये जो तीन है, एक तो हमारा क्लोरीन, एक हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि तीन ही है, क्योंकि यदि pH इससे कम रहा तो क्लोरीन रहेगा, हाइपोक्लोरस एसिड एंड OCl माइनस
ठीक है, ये तीनों डिसइंफेक्शन करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल, ये क्लोरीन के फॉर्म में, ठीक है। हम देखेंगे कंबाइंड फॉर्म ऑफ और उनका क्या पर्पसेस है वो भी देखेंगे। उसके लिए लिखो, क्या लिखोगे कि क्लोरीनेशन में लिखो कि क्लोरीन इज कमर्शियली adopted because chlorine is available, because it is available in various forms. It is available in various forms, out of which liquid form of chlorine is mostly used as disinfectant, full stop. When chlorine is added in its molecular form, it reacts immediately as follows. कैसा follows? this. ये दोनों इक्वेशंस लिखो। दोनों इक्वेशन लिख लो। ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो यदि pH इज लेस देन 5 तो ये पीछे आ जाएगी वापस, तो ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। वैसे ही यदि pH हमारा 5 से 5 to 8.5 है ना, जैसे इससे कम होगा, इस वाले रेंज में होगा, तो ये वापस HOCl में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो Cl2 है उसके आगे लिखो, तीनों में क्या क्या है उनका नाम लिखो देता हूँ। Cl2 इज फ्री और मोलिकुलर फॉर्म, HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, CHOLOROUS, क्लोरस, CHLOROUS, हाइपोक्लोरस। स्पेलिंग चेक कर लेना हाइपोक्लोरस की, HYPOCHLOROUS, हाइपोक्लोरस एसिड। OCl माइनस, हाइपोक्लोराइड आयन, OCl माइनस इज हाइपोक्लोराइड आयन, है ना। यहाँ से हमें देखने में क्या लग रहा है कि जब भी हम जैसे Cl2 हमने मिलाया पानी में तो हमारे पास HCl फॉर्म हुआ, है ना, तो ये pH को रिड्यूस करेगा, क्योंकि HCl बनना मतलब एसिड का बनना, और एसिड जैसे ही बनेगा तो नीचे pH जो भी था वो रिड्यूस करने लग जाएगा। तो नोट में लिख लो कि डिसइंफेक्शन reduces pH नेक्स्ट ये जो तीनों हैं Cl2, HOCl एंड OCl माइनस, ये क्या थे? हमारे फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन थे, है ना। तो Cl2 प्लस HOCl प्लस OCl माइनस is called freely available chlorine। थर्मोडायनामिक्स में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते थे एक रिएक्शन का, कि सपोज करो ए रिएक्शन इज दिस, ठीक है, ये रिएक्शन थी, ये उसके रिएक्शन के कोफिशिएंट है, यहाँ पे सारे 1 1 है, तो इसका जो KF फॉरवर्ड वाला था वो क्या था? C,
टू द पावर सी, डी टू द पावर स्मॉल डी, बी टू द पावर बी एंड ए टू द पावर ए। ठीक है, वैसे ही बैकवर्ड को के बी क्या हो जाएगा, के बी विल बी इसका 1/kf। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, और ये जो भी कंसंट्रेशन है ये मोल्स पर लीटर में है, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। हालांकि वैसे भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में लिखना है। के भी लिख लिया, ये नोट करके लिख लो क्योंकि अभी काम आएगा ये। इसमें जब हम इनकी कंसंट्रेशंस निकालेंगे Cl2 वगैरह की किसी में भी, तो Kf वगैरह दे रखा रहेगा और हमें इससे फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन की किस pH पे क्या क्या किस किस चीज़ का कितना कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट कि Cl2, HOCl and OCl minus, all these forms are capable of carrying out disinfection and are called as freely available chlorine. Out of all these forms HOCl, ये जो एक लाइन है ये थोड़ा उसमें हाईलाइट करके लिख लेना कि HOCl is most unstable. HOCl is most unstable, hence it is most reactive. ठीक है, and it is most powerful form of freely available chlorine. क्योंकि हमारे में तीनों में से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है HOCl और ये तबाही मचा देता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, अनस्टेबल है इसलिए, है ना। नेक्स्ट लिखो कि 10 pH of water is maintained around or just above 7 during disinfection, such that HOCl is predominantly formed. ठीक है, HOCl किस वाले पे रहेगा, 5 से 8.5 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए हम HOCl को प्रेफर करेंगे, HOCl का बनना प्रेफर करेंगे ताकि इसकी डिसइंफेक्शन की रेट ज़्यादा हो, है ना। ठीक है, इसमें कंपैरिजन है कि HOCl 80 गुना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है किससे, OCl माइनस से। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारा डिसइंफेक्शन तो हो गया, है ना, ये जो बने हैं, अब ये कभी मतलब इसमें यदि ये ज़्यादा क्लोरीन डल गया, ठीक है, क्लोरीन डल गया ज़्यादा और फिर जो रेसिड्यू रह गया पानी में, तो क्या होता है कि ये क्लोरीन है ना बिटर टेस्ट देता है, पानी पीने के लायक ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। हमने पहले भी देखा था क्लोरीन की रेंज, हमें चाहिए तो सही क्लोरीन, लेकिन लेस होना चाहिए, मतलब एक रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बिटर टेस्ट देता है ना। हमने क्लोराइड्स वगैरह में देखा था। तो फिर इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि हम लोग है ना जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो इसमें ना क्लोरीन वगैरह तो डालते हैं, थोड़ा सा अमोनिया भी डाल देते हैं, ताकि जो अनरिएक्टेड जो भी है ये अमोनिया से रिएक्शन कर लेगा और फिर क्या होगा, ये जो है ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा, किसके साथ, अमोनिया के साथ। और जब ऐसा ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं फिर अमोनिया के साथ, ये बीटा टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जब ये कंपाउंड थोड़े स्टेबल भी हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल था, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी उसकी
डिसइंफेक्शन की जो इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी, ये लेस इफ़ेक्टिव है लेकिन स्टेबल है। तो ऐसा होगा कि यदि आपके घर तक पानी 2 दिन में या 3 दिन में भी मान लो टैंक में स्टोर करके अब घर तक पहुंचाना है, 3-4 दिन बाद भी आया, तो वो वहाँ पे सफिशेंटली काम कर लेते हैं, मतलब क्योंकि अब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अंदर आने का जो रेट है, हो सकता नहीं भी हो सकता कभी आया, तो ये लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कि NH3 के साथ कैसी कैसी रिएक्शन होती है। NH3 प्लस Cl2 क्या देगा ये, NH2Cl प्लस HCl। ठीक है, इफ pH इज अबाउ 5.5। ठीक है, फिर और यदि pH हम बढ़ाएंगे तो NH2Cl और Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये बनाएगा NHCl2 प्लस HCl, और pH बढ़ाया तो ये हो जाएगा NHCl2 प्लस Cl2 ना। तो ये भी अलग अलग pH पे अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करता है, NHCl3 प्लस HCl। ठीक है, सिंस क्लोरीन ऐड हो रहा है और pH जो है 7.5 से 5.5 नहीं, 7.5 है ना, ये हो जाएगा pH ऑफ 5 to 7.5, और ये हो जाएगा pH लेस देन 4.5। ठीक है, 4.5। जैसे जैसे pH आपका क्लोरीन ऐड होगा HCl के कारण pH डिक्रीज होगा, है ना। और ये जो तीन हैं, ये इन तीनों को हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन, जिसमें ये हो जाएंगे क्लोरामीन्स बोलेंगे इनको, है ना। तो ये है क्लोरामीन, डाइक्लोरामीन एंड ट्राइक्लोरामीन, क्लोरीन के साथ अमोनिया अमीन। ठीक है, तो लिखो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया। ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो क्लोरीन एक तो बीटा टेस्ट होता है उसका, दूसरा स्टेबल नहीं है, तो हमारा फर्दर जो आगे का डिसइंफेक्शन है वो नहीं करेगा, वो थोड़ी देर के लिए बाद एग्जिस्ट नहीं करे। ठीक है, तो लिखो कि द फ्रीली अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, द फ्रीली अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन when left as residue produces water of very high beta test, comma such water is unfit for consumption, if कॉमा के बाद if chlorine in its free form is left as residue। कभी सभी होता है आप लोगों के साथ भी ऐसा कि खुद की राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। यहाँ अच्छी राइटिंग आ रही, यहाँ तो मैंने बहुत बेकार लिखा है यार। ठीक है, फुल स्टॉप। क्लोरीन however reacts with ammonia present in water, result in formation of chloramines
फुल स्टॉप। क्लोरामाइंस की स्पेलिंग CHLOROMINES, क्लोरामाइंस, फुल स्टॉप। These chloramines do not produce any bad taste when left as residue in water. When left as residue in water. ठीक है, ये तीनों इक्वेशन लिख लो। ये है क्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन, ट्राइक्लोरामाइन, या फिर क्लोरामीन, CHLOROMINE, क्लोरामीन। नेक्स्ट लिखो कि NH2Cl प्लस NaCl2 प्लस NCl3 are called combined form of chlorine, are called combined form of chlorine at pH, next line है, at pH around or just above 7, at pH around or just above 7, डाइक्लोरामीन, कौन सा वाला, डाइक्लोरामीन, ये वाला, is predominantly formed in water, full stop. The chloramine in general are 25 times less effective, than THAN, than freely available chlorine, less effective है ये लोग, full stop. These chloramines are also called as combined form of chlorine, full stop. The chloramines remain in water. For a longer duration, since they are more stable and thus safeguard against future contamination समझते हो ना, pollution, contamination, CONTAMINATION, safeguard against future contaminations, full stop. Before adding molecular chlorine in water, a very small amount of ammonia is added. In water to ensure the formation of chloramines with the help of an ammonia adding instrument as ammoniator, AMMONIATOR। ठीक है, तो हमारा पर्पस सर्व हो गया कि पहले हमें डिसइंफेक्शन चाहिए था तो हमने जल्दी से डिसइंफेक्शन कर दिया, और फर्दर जो फ्यूचर का वो कंटेमिनेशन है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए स्टेबल प्रोडक्ट्स रख दिया ताकि ये ज़्यादा दिन तक उसमें पानी में स्टोर हो सके। एंड यदि आया वायरस लेस इफेक्टिव है, हमें पता है लेस इफेक्टिव है, लेकिन ये एक तो बैड टेस्ट नहीं देते, बैड टेस्ट नहीं देते, ठीक है, और दूसरा
क्या होता है कि ये मोर स्टेबल है, ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं और इफेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मार सकते, मारेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लो। ये वैसे इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग कभी पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू में। तो कंक्लूजन में यदि मान लो इंटरव्यूअर इस टॉपिक पे पूछता है तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये मस्त मस्त बताना, मस्त ऐसे छाप देना उस पर, है ना, उसके मुंह पे छाप देना। क्या कि द फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन serves the requirement of disinfection in water treatment plant and reduces the detention time and chloramines serves the future requirement of killing of microorganisms without causing bad test TEST या TASTE टेस्ट, चखना वाला टेस्ट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो अच्छे से, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये द क्लोरीन गैस used for disinfection combines with water to form HOCl, full stop. The HOCl ionized to form OCl minus in a reversible reaction भी दे रखी है, K भी दे दिया। ठीक है, the equilibrium of which is governed by pH, ये भी बोल दिया उन्होंने, full stop. The sum of HOCl and OCl is known as free chlorine residual, ये भी बता दिया उन्होंने, है ना। एंड HOCl इज मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्फॉर्मेशन देने में, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया उन्होंने, फुल स्टॉप। द 90% ऑफ HOCl इन द फ्री क्लोरीन रेसिडुअल इज अवेलेबल एट pH वैल्यू, मतलब उन्होंने पूरी क्लोरिनेशन की थ्योरी बता दी। आप लोगों का काम इतना आसान कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, गेट का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए। पहली बात कि वो यदि बड़ा क्वेश्चन है तो ये मान के चलो कि उन्होंने आपका काम आसान करने के लिए बड़ा बनाया है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। उन्होंने सब कुछ बता दिया यार, सब कुछ, पूरी की पूरी थ्योरी बता दी उन्होंने, है ना। तो उन्होंने K की वैल्यू बताई, अब उसमें हमको क्या फाइंड करना है, अब मैथ्स बचा पूरा का पूरा। नहीं भी पता रहता, यदि मैं क्लोरिनेशन नहीं भी बताता, जिसने 12th का केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वो इसे खुशी कर देगा, क्योंकि उसने सब कुछ तो बता दिया उसने, फ्रीली अवेलेबल को। उसने यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि कौन सा प्रीडोमिनेंट है और अच्छा इफेक्टिव है ना। तो इन्होंने बोला कि द 90% ऑफ HOCl इज इन फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, हमारा फ्रीली अवेलेबल यदि Cl2 मिलाने के बाद सारा का सारा यूज हो जाता है तो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल में क्या हो जाएगा, फ्रीली अवेलेबल में HOCl प्लस OCl माइनस। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि 90% ऑफ HOCl किस pH पे होगा, तो हम वही इक्वेशन बनाते हैं कि HOCl बाई HOCl प्लस OCl माइनस ये 90% कब होगा। ठीक है, 90/100 लिखूँ या 0.9 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ से जब इसको रीअरेंज करोगे तो आएगा 0.1 HOCl इक्वल्स टू 0.9 OCl माइनस। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से यूज़ कर ली। ठीक है, दूसरा K की वैल्यू, तो K हमें रिएक्शन भी दे रखी है तो कोई लोड ही नहीं है ना। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OCl माइनस H प्लस बाई HOCl। ठीक है,
ये यहाँ से निकाल लो, OCl बाई HOCl इज 1/9, तो K की वैल्यू 2.7 कहाँ से पता है, दे रखी है, ठीक है। 1/9 कहाँ से पता है, ये यहाँ से पता है, और H+ का कंसेंट्रेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से H+ का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो, H का कंसेंट्रेशन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 9, 24.3, 24.3 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर, ठीक है। इस यूनिट में हमारा आंसर आया। हमें फाइंड क्या करना है, पीएच फाइंड करना है। पीएच का फॉर्मूला हमें पता है क्या, ठीक है, पता है तो रख दो उसमें वैल्यू। पीएच बताओ जल्दी से, पीएच का फॉर्मूला बता दो पहले। पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा ये छोटा pH इज माइनस log ऑफ, ln मत कर देना, log ऑफ H+, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 24.3 इंटू 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा 6.6। ठीक है, 6.6। मतलब ये देखो कि हम जैसे यदि मान लो, अज्यूम करो, यदि k की वैल्यू यदि न्यूमेरिकल के हिसाब से तो कुछ भी हो सकती, लेकिन यदि इस k की वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो एट 6.6 जो कंसंट्रेशन है वो 90% है HOCl का। जनरली जो ये k दे रखा है ये सही k दे रखा है, जो इस रिएक्शन का एक्चुअल का k है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि यदि हमारा HOCl एट 6.6 या 6.7 ये 95% प्रीडोमिनेंस रखता है, जैसे जैसे फिर pH बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो नोट करके, एट pH है ना, ये तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन नोट करके एक इन्फॉर्मेशन है कि एट pH 6.7 HOCl is approximately 95%, ठीक है। और एट pH एट HOCl is 30%, मतलब दो pH का इतना ही डिफरेंस में इतना हमारा HOCl का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उसी में एक और चीज लिख लो कि इफ pH reduces HOCl increases, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है कि pH रेड्यूस होगा तो HOCl इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि हम जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो जो हमारा जिसे बोलते हैं क्लोरीन एडेड या फिर डोज जिसे बोलते हैं क्लोरीन का डोज, वर्सेस जो वहाँ पे रिएक्शन हो रही है और कब कब किस किस लेवल पे क्या क्या क्लोरीन का कंसंट्रेशन है, वो देख लेते हैं कि क्लोरीन का रिएक्शन किस वे में हो रहा है, वहाँ पे किन किन चीज़ों के कारण के लिए हमें क्लोरीन यूज़ हो रहा है ना। और आखिरी में हमें कब बोलेंगे कि हाँ इतना क्लोरीन सफिशिएंट है, अब रुक जाओ। तो देखते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्लोरीन एडेड वर्सेस, ये क्लोरीन एडेड मिलीग्राम पर लीटर में है, वर्सेस रेसिड्यू समझते हो, जो अनयूज्ड है, के अलग अलग स्टेज में, ठीक है। पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमने अमोनिया भी डाल दिया था क्लोरामीन्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम क्लोरीनेशन के पहले डाल देते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग कंपाउंड्स वगैरह, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन किस किस स्टेज पे रिएक्शन करते हैं। जैसे ही हमने पानी में क्लोरीन डाला
तो सबसे पहले जो रेड्यूसिंग कंपाउंड है वो आ जाएंगे कि भाई हम लड़ेंगे। तो सबसे पहले जो जितने भी उनकी डिमांड है ना रेड्यूसिंग कंपाउंड की, सबसे पहले वो फुलफिल हो जाएगी, है ना। मतलब जितना भी क्लोरीन डालेंगे वो यदि उतनी डिमांड जितनी उनकी डिमांड है मतलब रिड्यूस कर देंगे कंपाउंड, उतने तक वो सारी की सारी यूज़ करेंगे। जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद हमें रेसिड्यू दिखना चालू होगा, क्योंकि अभी तो जितने भी डाल रहे हैं सारी की सारी यूज़ हो रही। उसके बाद क्या होगा कि कुछ रेसिड्यू में दिखेगा, कुछ हमारा जो क्लोरामीन्स बन रहे थे अमोनिया यूज़ करने लग जाएगा। ठीक है, धीरे 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 ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ अमोनिया की डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाएगी और जो ये रेसिड्यू है ये अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको डीकम्पोज करने लग जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में जब हमने ये डाला तो शुरुआत में एक स्टेज तक तो हमें रेसिड्यू दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि सारा का सारा यूज़ कर लिया। किन्होंने यूज़ कर लिया? रिड्यूसिंग कंपाउंड ने। फिर इनका डिमांड ख़त्म हुआ तो फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा, एक स्टेज तक बढ़ेगा। अभी यहाँ पे किन किन के लिए यूज़ हो रहा है? एक तो क्लोरामिन्स है ना, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। ठीक है, ये बढ़ेगा और फिर एक टाइम के बाद ऐसे घटना चालू हो जाएगा। घटना क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि अब हेविली कंजम्पशन हो रहा है। किस कारण से? डिसइंफेक्शन के कारण, है ना। तो डिसइंफेक्शन अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ के बाद ये जो डिमांड एकदम से रेसिड्यू खत्म हो रहा है, मतलब वो रेसिड्यू मतलब जो भी हमारा अंदर HOCl वगैरह बन रहा है वो अब क्या कर रहा है? वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारना चालू हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा कि सपोज करो कि ऑर्गेनिक अब खत्म हो गया, डिसइंफेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? अब जैसे हम जितना भी क्लोरीन डालेंगे, क्योंकि हमारा अमोनिया खत्म हो गया, रिड्यूसिंग कंपाउंड खत्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, तो सपोज करो 1 ग्राम डाला तो वो सीधा का सीधा 1 ग्राम हमें रेसिड्यू में ऐड होता हुआ दिखेगा। तो इसके बाद से क्या होता है? ग्राफ वापस ऐसा चलने लग जाता है। यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने 1 ग्राम डाला तो वो 1 ग्राम बढ़ जाएगा, मतलब अब क्लोरीन का कोई काम नहीं है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अब इसके बाद हमें क्लोरीन की डिमांड नहीं है, लेकिन हमें इस पॉइंट तक रीच करने के लिए पहले इन स्टेजेस से जाना पड़ेगा। और हमें ये पॉइंट कब पता चलेगा? जब हमें उस ग्राफ में अभी तो जैसे यहाँ तक आए तो घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जैसे हम यहाँ पॉइंट पे आएंगे तो पता थोड़ी चलेगा। तो हम थोड़ा सा और डालेंगे डोजेस तो फिर पता चलेगा कि यार ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब अब रुक जाओ, अब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हो गई जिनमें क्लोरीन की डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो डिमांड है वो कितना है? यहां तक का डिमांड है। ठीक है, लेकिन जो हम सपोज करो इस पॉइंट तक हमने क्या दिया? क्लोरीन दे दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। क्या नहीं पता हमें? हमें पता नहीं ना कि कब रुकना है, तो हम तो फर्दर बढ़ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं डोसेस। ये हमारा डोसेज हो गया। और ये जो बचा है ये x, ये हो गया रेसिड्यू, क्योंकि ये हो गया, यहाँ पे भी x है। ठीक है, इसके बाद का ये हो गया रेसिड्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल बोलता है कि ये रेसिड्यू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर बिटर टेस्ट, है ना, बाद में टेस्ट खराब कर देगा। ठीक है, हमारा जो रेसिड्यू है इस पॉइंट पे, टोटल रेसिड्यू क्या हो गया? दिस इज टोटल रेसिड्यू कि इस पॉइंट पे कितना है? इतना है।
ठीक है, तो लिखो इसका पूरा कि डिमांड एंड डोजेस, डिमांड एंड DOSAG ऑफ डोसेज ऑफ क्लोरीन, डिमांड एंड डोजेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। अच्छा ये बना लो पहले, रुको अभी रुको। क्लोरीन पहले 2 लाइन लिखवा देता हूँ, उसके बाद अपन बनाएंगे डायग्राम कि द क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, द क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस भी मैटर कर रहा है। पहला रेड्यूसिंग कंपाउंड्स, रेड्यूसिंग कंपाउंड्स कौन से, मेटालिक आयंस कौन कौन से हैं, आयरन वगैरह, Mn वगैरह है ना, तो मेटालिक आयंस Fe2+, Fe3+, Mn2+, एसेट्रा। दूसरा क्लोरामीन्स प्लस, दूसरा क्लोरामीन्स प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें पहले वो रिएक्ट करके क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, फिर जैसे जैसे डोज जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर ये क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ये भी है ना। थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक्स, और ये कन्वर्ट होकर काय में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू गैसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ और क्लोरो ऑर्गेनिक्स कन्वर्टेड टू गैसेस। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। डायग्राम में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, आगे लिखो क्लोरीन कंज्यूम्ड इन ऑल 3 रिएक्शंस represent the chlorine demand for water, क्योंकि डिमांड क्लोरीन हमें 3 कारणों के लिए चाहिए, सिर्फ एक कारण के लिए नहीं चाहिए, है ना, तो वो डिमांड है टोटल, फुल स्टॉप। once this demand get satisfied, once this demand get satisfied, the added chlorine after that, the added chlorine after that simply appears as freely available chlorine, है ना, ये वाला फुल स्टॉप। as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, GOI मैनुअल, comma, to avoid bitter taste in water, to avoid bitter taste in water, free chlorine residual X must not exceed 0.2 milligram per liter after a contact period of 10 minutes. आगे लिखो क्लोरीनेशन कर्व, कि it is a generalized curve between chlorine added, it is a generalized curve between chlorine added and chlorine residual, the residual, full stop के बाद, the residual chlorine is measured by various tests
as follows. ये रेसिड्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट? पहला कौन सा था? डीपीडी टेस्ट। डीपीडी का फुल फॉर्म लिख लो कि डाई इथाइल पैराफिनाइलिन, डाई इथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन, ब्रैकेट में पैलेंस रिएजेंट, PALINS रिएजेंट, REAGENT। सेकेंड इज ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन, ORTHOTOLIDENE टेस्ट। थर्ड इज क्लोरोटेक्स टेस्ट, CHLOROTEX टेस्ट। पांचवा इज स्टार्च आयोडीन टेस्ट। ये जो ठीक है, लाइट चली गई, लेकिन डिक्टेट करवाना है तो मैं करवा देता हूँ, फिर देखते हैं, फिर लाइट का वेट करेंगे, है ना। तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट लिख लिया था। ये जो दो टेस्ट है, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट और क्लोरोटेक्स टेस्ट, इसमें क्या होता है, क्लोरीन है ना, जनरली जब भी रिएक्ट करता है तो ये है ना जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स बनाता है। तो इसलिए हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हर टेस्ट को। तो हमारे पास जो सेकेंड एंड थर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे, या तो डीपीडी टेस्ट या फिर स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी डोजेस के लिए? ये जो डोजेस के लिए, डोजेस इक्वल्स टू डिमांड प्लस फ्री क्लोरीन रेसिड्यू, डिमांड प्लस फ्री क्लोरीन रेसिड्यूल, विच इज, ये सब मिलीग्राम पर लीटर में है, और फ्री क्लोरीन रेसिड्यू कितना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2 है ना। तो जनरली ये दे रखा रहेगा। लिखो एट पॉइंट सी बैड स्मेल, एट पॉइंट सी बैड स्मेल स्टार्ट्स कमिंग आउट, एट पॉइंट सी बैड स्मेल स्टार्ट्स कमिंग आउट because of destruction of organic matter, because of destruction of organic matter and conversion of organic matter into gases, full stop. This demand is so high that it exceeds the doses, and thus residual decreases. मैंने बताया था कि जब एकदम से जब इसकी डिमांड आती है ना, तो ये अचानक से कर्व डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारा जो डोजेज है उससे और कम हो जाएगा, तो जो रेसिडुअल जो बना है उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप एट पॉइंट डी। ABCD पॉइंट नहीं लिखवाया गया मैंने, ABCD पॉइंट ये है A B C एंड ये D पॉइंट। एट पॉइंट डी bad smell stops coming out, bad smell stops coming out, indicating complete oxidation, of organic matter, and after point D, any further chlorine addition
simply appears freely available chlorine, full stop. The chlorine is said to break away from the water, and hence point D is called as breakpoint, and the process is called as break point chlorination. ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो है उसकी डेफिनेशन लिख लो, है ना। तो नेक्स्ट लिखो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है कि इट इज ए टर्म which gives an idea of extent of chlorine added in water, full stop. It represents a doses of chlorine. Beyond which D point के beyond which मतलब beyond which any further addition equally appears as free chlorine residual, full stop. Theoretically, no chloramine is required. To be added after breakpoint, but practically we add chlorine to get an idea about this breakpoint. जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा ना कि ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं। हमको तो लगेगा अभी भी डिमांड चल ही रही है, ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे क्लोरिनेशन पे और डोजेज पे, और भी थोड़ा सा डिसइंफेक्शन का बचा है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।